बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद है। बहुत ही हैरानकुन, बहुत ही बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां आज एक फैसला आया है। 6 जजेस ने, 6 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है और इस फैसले ने जाने अनजाने में जस्टिस सरफराज डोगर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशियल वर्क से रोकने का फैसला था, वो फैसला उड़ा दिया है। बहुत ही हैरानकुन है और एक अनदेखी मदद है जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की हो गई है। अब इंटेंशन भी यही थी या नहीं थी, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। फैसला क्या आया है, केस क्या था, वो तो हम अदील सरफराज से पूछेंगे। लेकिन आगाज में मैं आपको आइन का आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यही है, इसका आर्टिकल है 189। वो जब मैं आपको बता दूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो कुछ फैसले के बारे में अदील सरफराज हमें बता रहे हैं, आर्टिकल 189 के तहत इस फैसले का इतलाक पाकिस्तान की तमाम मातहत अदालतों, तमाम लोअर कोर्ट्स और तमाम हाई कोर्ट्स पर इसका इतलाक होता है। आर्टिकल 189 का एआई ओवरव्यू मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो क्या कहता है कि आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिशेस द प्रिंसिपल, ये उसूल वज़ा करता है आर्टिकल 189 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के आइन का, ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। अब ये स्टेयर डिसाइसिस क्या होता है? मेकिंग डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू द एक्सटेंट दैट दे डिसाइड अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और आर बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन पाकिस्तान। कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब वो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ को एक्सप्लेन कर रहा हो, एक कानून को एक्सप्लेन कर रहा हो, तो फिर वो फैसला तमाम कोर्ट्स पर, पाकिस्तान की तमाम अदालतों पर, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर वो उसका इतलाक हो जाता है, अनलेस कि इससे बड़ा जो बेंच है वो इस फैसले को अंडू ना कर दे। यानी कि अब जो 6 रुकनी बेंच ने फैसला, जो अदील सरफराज आपको बताएंगे, वो सुना दिया है, वो तब तक कायम है जब तक आप 9 रुकनी बेंच, 7 रुकनी बेंच, 8 रुकनी बेंच, 11 रुकनी बेंच, फुल कोर्ट इस फैसले को अनटर्न या अनडू नहीं करती। ये क्या कहता है कि दिस मीन्स लोअर कोर्ट्स, इसका मतलब ये है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स मस्ट एडहेयर टू द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, कि ये उन पर लाजिम है, बाइंडिंग है कि उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है, उसको मानना है, टू मेंटेन जुडिशियल इंटेग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी विद इन दी कंट्रीज लीगल सिस्टम। के पूरे मुल्क में जो कानून का निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ है, उसमें एक कंसिस्टेंसी जो है वो रहनी चाहिए। अदील सरफराज, अब ये बताएं, जाहिर है कि ये सवाल हमारे सामने मौजूद है कि ये फैसला, जाहिर है कि जो केस है वो ना जस्टिस डोगर साहब का मामला चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, नहीं चैलेंज हुआ था, वो सामने मुकर्रर नहीं था। ये जो फैसला है, ये फैसला तो किसी और मामले पर है। जी हाँ, जस्टिस वो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह के। लेकिन वो फैसला क्या कहता है, किन जजेस ने दिया है, सवाल क्या था, केस का बैकग्राउंड क्या है, बताएं जी। सर ये आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत, बाद अज़ां जस्टिस अकील अब्बासी भी बेंच का हिस्सा बने। 3 जजेस ने फैसला किया था जब उनके सामने कुछ कस्टम एक्ट की शिकें चैलेंज हुई थी। उन्होंने वकील के कहने पर, वकील ने कहा, इसरार किया कि अब ये आईनी बेंच के पास जाएगा क्योंकि आपके पास नहीं है। वहाँ से बहस शुरू हो गई, तो उन्होंने इस मामले के ऊपर वकला से मुआवनत तलब कर ली और आइंदा एक समाअत मुकर्रर कर दी। एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने अपरेंटली वो मामला किसी और बेंच को मुंतकिल कर दिया, पहले इस मुकदमे को बगैर बेंच की अपनी डायरेक्शन। जी हाँ, अदालती फैसला मौजूद था, जुडिशियल ऑर्डर मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ऊपर उन्होंने ये सब कर दिया। तो उस पर कंटेम्प्ट, मैं तो इसको कट टू शॉर्ट कर रहा हूँ, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई उन एडिशनल रजिस्ट्रार साहब के खिलाफ। नजर अब्बास उनका नाम है। उन्होंने उन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में जो कंटेम्प्ट का उनको नोटिस इशू हुआ था, उसको चैलेंज कर दिया था एक इंट्रा कोर्ट अपील के जरिए। जो आपको याद होगा, मैंने रात को तकरीबन 12-1 बजे ये खबर आई थी और फाइल किए बगैर ही हमें मालूम हो गया कि भाई मुकर्रर भी हो गई है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। इन मौसूफ ने दरख्वास्त दायर कर दी, इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी कंटेम्प्ट के नोटिस के खिलाफ, जिसके ऊपर ये 6 जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच बन गया जस्टिस जमाल की सरबराही में। अब उस केस के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सिर्फ एडिशनल रजिस्ट्रार तक नहीं रुके थे। 2 कमेटियां हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। उन्होंने उन 2 कमेटियों को भी, उनके मेंबरान को भी ये कहा था कि इन्होंने भी तौहीन अदालत की है अपरेंटली, और चीफ जस्टिस साहब जो सरबराह हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के, और उन्हें इवेंचुअली उन्होंने कहा कि हम
क्योंकि जो एक तहम्मुल होता है, अदालती तहम्मुल होता है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट का उसका मुजाहरा करते हुए, और हम फुल कोर्ट का कहते हैं चीफ जस्टिस को कि वो इस मामले पर फुल कोर्ट बुलाएं और डेलिब्रेशन होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, मामला आ जाता है 6 जजेस के पास। 6 जजेस उसके ऊपर फिर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। अब उनमें से 2 जजेस जो है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली। अब इनमें से पहले दो नाम हैं, वो खुद ही वन वे आप मान सकते हैं कि वो खुद ही मुल्जिम हैं, क्योंकि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसला जिसमें आया था, उसमें जिन मेंबरान की बात हो रही थी उनमें 2 ये भी थे। अब ये अपने ही खिलाफ कैसे वो मुकदमा सुन सकते हैं और उसमें फैसला दे सकते हैं, ये एक अलग, लेकिन बहरहाल उन्होंने किया, उन्होंने कर दिया। अब इस फैसले के ऊपर आ जाते हैं, और जो आप बात कर रहे हैं जस्टिस डोगर साहब की, उसके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि जस्टिस डोगर साहब ने जो काम किया है उसके ऊपर तो ये आप भी कह रहे थे, अभी आपने आइन के आर्टिकल का भी 189 का हवाला दिया है, हम भी ये बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद फैसलों में ये वाजे कर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 जजेस साहिबान ने जो निशाना होना चाहिए थे जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के केस में, दीगर बहुत सारे केसेस में ये डिटरमिन किया जा चुका है कि एक फेलो जज जो है या जो जजेस हैं उनके लिए फोरम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है 209। जब जुडिशियल काउंसिल उस पर सुनवाई कर रही होती है, कार्रवाई कर रही होती है, उस दौरान फिनालिटी ऑफ जजमेंट तक किसी भी जज को अपने जुडिशियल वर्क से रोका जा सकता। ये बात सर्टन है। और इसके ऊपर अब इन जजेस साहिबान ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला, मैं ये वाजे कर दूं कि फैसला मुख्तसर तो सुना दिया गया था, तफसीली फैसला और मुख्तसर फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला जो है उसे एक तरह से गैर मौसर कर दिया गया था। अब वो जो रीजनिंग दे रहे हैं वो उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि सवाल हमारे सामने ये है कि आईनी और रेगुलर कमेटी में तमाम जजेस जो हैं शामिल, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई मुमकिन है या नहीं। फिर आते हैं आर्टिकल 199। आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को इंतजामी अमूर में इस्तिस्ना हासिल है। जजेस को अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। एक जज अपनी ही अदालत के किसी जज के खिलाफ किसी भी किस्म की रिट या कार्रवाई नहीं कर सकता। और यानी एक जज, एक्सप्लेन भी कर दें इसको कि अगर हम इसमें जस्टिस सरफराज डोगर वाला मामला और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का, या अच्छा इसमें मैं एक आपसे इख्तिलाफ करूंगा, हम अगर ना लगाएं इसमें, ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हीं को ये बात सुनाई जा रही है, क्योंकि एक जज अपने ही फेलो जज के खिलाफ एक रिट नहीं सुन सकता और उसके ऊपर फैसला नहीं दे सकता। बिल्कुल। और फिर यहाँ पे वो जो आप अभी हवाला दे रहे थे मोहम्मद इकराम चौधरी केस, उसमें जजेस के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पहले वाजे कर चुकी है। अदलिया जमहूरी रियासत में कानून की हुक्मरानी के मुहाफिज के तौर पर बुनियादी सतून है, इसके ऊपर बहस की जा सकती है बहरहाल। और फिर मौजूदा अदलिया के ऊपर यह बात तयशुदा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज उसी अदालत के जज के सामने जवाबदेह नहीं है। ये बात आपको भी मालूम है, जो चीफ जस्टिस होता है उसका दीगर जजेस से जो डिस्टिंक्शन है वो सिर्फ ये है कि वो सीनियर अमंग इक्वल्स होता है, ये सब इक्वल है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक फैसला जो है वो 13 रुकनी बेंच बैठा हुआ और उसमें चीफ जस्टिस भी बैठे हैं तो चीफ जस्टिस की राय 2 लोगों की राय शुमार होगी। नहीं, ऐसा उनकी राय एक ही शुमार होगी, उनका वोट एक ही शुमार होगा। जहां पर वो वोटिंग में आएंगे या उसमें आएंगे तो चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो एक वोट से उनके फैसले अक़लियती हो चुके हैं, उन्हें इख्तिलाफी नोट। जाहिर है कि जो खुद को आईनी बेंच का सरबराह बनाने के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वोट दिया था तो वो 2 वोट तो नहीं काउंट हुए थे ना, वोट तो एक ही काउंट हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही। अब जब आला अदलिया का जज, क्यों रहे हैं आप, बस निकल जाती है हंसी, जब आला अदलिया का जज अपने जज के खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकता तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे कर सकता। फिर ये आते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कर सकती है। आइन का आर्टिकल 209 सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अलावा किसी और फोरम पर जज के खिलाफ कार्रवाई पर कदगन लगाता है। आपको भी मालूम है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने बहुत सारे जजेस साहिबान को फारिग किया है और कुछ ऐसे जजेस साहिबान हैं जो सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का नाम सुनकर खुद ही मुस्ताफी होकर चले गए हैं, उनके ऊपर आज भी तनकीद होती है। यहाँ पर अब बात वाज़ेह है, जस्टिस जहांगीरी साहब को घर जाने के उनके 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है वो मुस्ताफी हो जाएं, दूसरा रास्ता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उन्हें फारिग कर दे। और ये बात भी आपको मैं वाज़ेह कर दूं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी ये नहीं कह सकती कि जज साहब को नोटिस जारी कर दिया, शोकाज नोटिस जारी कर दिया उनके खिलाफ शिकायत के ऊपर, और ये कह सके कि आप अब जुडिशियल वर्क नहीं कर सकते। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी जब तक हत्ती फाइंडिंग नहीं दे सकती, जज साहब अपना काम जारी रखेंगे। तो ये जैसे सरफराज डोगर साहब ने जो किया है ना सर,
अब ये आप मुझे ये देखें, अभी तो आपने मुझे पढ़ के सुनाए हैं वो टिकर्स जो टीवी चैनल्स के लिए फाइल किए हैं आप लोगों ने, मैंने भी जो कोट अनकोट एग्जैक्टली इस जजमेंट में इस मामले पर बात की गई है, अगर आप वो निकाल लें तो ज्यादा मुनासिब। अच्छा, उसमें मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप वक्त लें अपना, आप साथ साथ इसको देखते रहें, आप इसके कंक्लूजन पे जाएं और आप हमें बताएं कि ये फैसला कंक्लूड क्या कर रहा है। ये 11 सफ़ात का फैसला है। इसमें बुनियादी तौर पर तो सर कंक्लूजन जो है वो यही है कि जो फेलो जजेस साहिबान हैं उनके खिलाफ आप अपने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके अलावा, ये अब यहाँ पर लिखा हुआ ना, दो जजेस ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी are generally protected by judicial immunity for their judicial work and administrative functions with respect to the affairs of their respective courts. But this protection is not absolute. It does not shield them from the consequences for a misconduct, which is a matter of judicial administration or discipline. The allegation of misconduct against a judge of the Supreme Court or of a high court can only be inquired into and dealt under Article 209 of the Constitution by the Supreme Judicial Council. यानी क्लियर कट 6 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कह रहा है कि अगरचे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल वर्क में जजेस को इम्यूनिटी हासिल है, लेकिन वो इसकी बुनियाद पर कोई मिसकंडक्ट नहीं कर सकते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उसके लिए एक ही फोरम है, उसके लिए उसी अदालत के कोई और जज इज नॉट द फोरम। सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही इस मामले को देख सकती है, और सब आर्टिकल 7 जो है आर्टिकल 209 का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बार्स any other forum from inquiring into matters of misconduct against a judge of the Supreme Court or of a high court. This is a substantive provision and salient feature of the Constitution कि ये आइन में unambiguous terms में बहुत ही गैर मुबहम अंदाज में वाज़ेह तरीके से ये लिखा हुआ है कि इसके लिए तरीक़ाकार क्या है। Initiating contempt proceedings against a person may require probe, inquiry or trial leading to punishment under such circumstances, and don't confuse this कि सिर्फ ये कंटेम्प्ट से तौहीन अदालत से मुतल्लिक है। जज के मामले में ये बात हो रही है, इसका ताल्लुक इससे नहीं है। कंटेम्प्ट का इस वजह से जिक्र किया जा रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में मामला कंटेम्प्ट के नोटिस इशू करने का था। हाँ, और फिर ये आगे कहते हैं कि जनाब अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द प्रोसेस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट अ जज अंडर आर्टिकल 204(2) of the Constitution would be in direct conflict with Article 209(7) of the Constitution, hence constitutionally not permitted. Reference in this behalf is placed to the case of Mujibur Rahman Shami and others. Under such circumstances, relying upon the principle provided by sub-article 5 of the Article 199 of the Constitution, the intention of the legislature is evident that they never intended to permit a judge of a court to take any action against a judge of the same court. कि उसी अदालत के एक और जज के खिलाफ प्रोसीडिंग्स कर सकें, ये लेजिस्लेचर की इंटेंशन किसी भी सूरत नहीं थी। दस नो एक्शन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कुड बी इनिशिएटेड ही होगा, मैंने देखे बगैर पढ़ा, could be initiated against the judge of the Supreme Court and of high courts by their fellow judges respectively. कि उनके साथी जजेस, उनके ब्रदर जजेस जो हैं वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, और फिर जाहिर है कि इस फैसले को आगे एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, हम यहाँ पर हमारा अब क्योंकि तवज्जो आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले की तरफ है जैसे जो डोगर साहब ने दिया इस केस में, चले आखिर में तो खैर वो माजी की सारी बात हो चुकी है। जैसे मंसूर अली शाह साहब के फैसले के हवाले से वो ये कह रहे हैं जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई थी दोनों कमेटी के मेंबरान के खिलाफ वो सस्टेनेबल नहीं है, इस वजह से क्वाश की जाती है, और जो इंटायर एडिफिस जो है बिल्ट है परसुएंट टू द ऑर्डर डेटेड 21/1/2025 अप टिल द लास्ट ऑर्डर 27/1/2025 पास बाय द रेगुलर बेंच शैल सीज टू होल्ड द फील्ड। उस फैसले को उन्होंने गैर मौसर कर दिया है। देर आर बाकी उन्होंने रीजन उसकी बताई है। अब इसमें फैसला सुन लिया, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बताना चाह रहा था कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है गुज़िश्ता रात एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है जस्टिस जहांगीरी के केस में। सिंध हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है जहां से ये मामला शुरू हुआ था जाली डिग्री का, और 1 साल से वहां पर एक स्टे दे रखा है जस्टिस जहांगीरी साहब का जो मामला है उसके ऊपर स्टे है, हुक्म इम्तना है। 30 सितंबर को वो मामला मुकर्रर था बेंच के सामने। अब गुज़िश्ता रात जस्टिस के आगा जो आईनी बेंच के सरबराह हैं
उन्होंने उस मामले को एक ऑर्डर के जरिए अपने सामने कल के दिन यानी 25 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। ऑर्डर के अंदर वो ये बता रहे हैं, HEC हमें ये कह रहा है कि HEC की जो साख है वो 1 साल से मजरूह हो रही है, लिहाजा मुनासिब होगा इस मामले को जल्द अज जल्द सुना जाए। तो उन्होंने दूसरे बेंच से, रेगुलर बेंच से मामला अपने पास बुला लिया और अब शुगल मैं कहूँगा यहाँ पे ये बन चुका है कि जस्टिस जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने तो एक इम्प्लीटमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। उन्होंने कहा है कि मुझे फरीक बनाया जाए उस दरख्वास्त के अंदर, उस केस के अंदर, और साथ बताया जा रहा है कि शायद वो कल जाती हैसियत में सिंध हाई कोर्ट में पहुंच जाए। सही। और मैं इसमें जरा कंक्लूड करते हुए ये जरूर ऐड कर दूं कि जो की फीचर्स हैं या की एस्पेक्ट्स हैं आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें बाइंडिंग अथॉरिटी क्या है, रीजनिंग क्या है, क्या इसमें चीज़ें मौजूद हैं। बाइंडिंग अथॉरिटी में ये कहता है कि जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं आर्टिकल 189 के तहत इन पाकिस्तान आर लीगली बाउंड, कानून के तहत। ये ऐसा नहीं है कि पिक एंड चूज कर लें, आपको ये फैसला अच्छा लगता है तो आप मान लें, ये फैसला अच्छा नहीं लगता तो आप ना माने, नहीं। आपको सिकंदर सुल्तान राजा तो नहीं याद आ? लीगली बाउंड है कि उन्होंने फॉलो करना है, अप्लाई करना है उन रूलिंग्स को और लीगल प्रिंसिपल्स को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश करती है। बेसिस फॉर लॉ क्या है, बुनियाद क्या है कि ये लॉ क्यों बनाया गया है। बाइंडिंग नेचर अप्लाइज व्हेन द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन इन्वॉल्व्स अ लीगल क्वेश्चन और लेज डाउन अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ। इन दैट केस ऑफ हाई कोर्ट ये बात काबिल अमल है। जुडिशल सुप्रीमेसी, ये आर्टिकल इसलिए भी जरूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम अदालत है, बड़ी अदालत है। ये वो अदालत है जिसका फैसला तमाम लोअर कोर्ट्स ने मानना है। छोटी अदालतों के फैसले चैलेंज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो कोई मजिस्ट्रेट टर्न डाउन नहीं कर सकता कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करता। इन दिस केस हर वो अदालत जो सुप्रीम कोर्ट से छोटी अदालत है यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसको ये मानना है ये फैसला। फाउंडेशन फॉर लीगल सर्टेनिटी बाय एनफोर्सिंग दीज प्रेसिडेंट्स, आर्टिकल 189 कंट्रीब्यूट्स टू लीगल सर्टेनिटी एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम। के ऐसा नहीं है कि छोटी कोर्ट में या लोअर कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में बैठा हुआ कोई जज वो डिफरेंट तशरीह करता है कानून की या आइन की। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब एक चीज़ इस्टेब्लिश कर दी वो सिर्फ कोर्ट होगी कि फलां जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था और फिर उसके बाद उस कोर्ट पे ये बाइंडिंग है कि अब वो उसको माने, अनलेस कि वो फैसला वहां पर उस कोर्ट में चैलेंज हो जाए और उससे बड़ा बेंच उसको जो है वो तब्दील कर दे। तो ये जरा आप डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक चीज और भी अगर आप इजाजत दें तो ऐड करना चाहूंगा कि जो फैसला आया है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर केस में आया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को तो हिट किया जा रहा है। अब इस केस में सबसे अहम चीज जो ज़ेरे गौर है वो ये है कि जिन जजेस साहिबान को जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जो कमेटी के अरकान है, नोटिस जारी करने की बात की थी तौहीन अदालत में, वही जजेस अपने खिलाफ फैसले के ऊपर बैठे और उन्होंने उस फैसले को ओवरटर्न कर दिया है। तो ये भी बात हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। भले ही आप जितने मर्जी फैसले कानूनी तौर पर दुरुस्त दे दें, लेकिन हाई मॉरल ग्राउंड भी कुछ चीज़ होती है। यहाँ पर जजेस साहिबान को ये भी देखना होगा कि वो अपने ही खिलाफ एक फैसले को कैसे अंडू कर रहे हैं। बेहतर तो ये होता ना कि खुद रिक्यूज करते और जो जजेस साहिबान जिनका ताल्लुक नहीं था इस केस से या जिन्हें फरीक नहीं बनाया गया था वो फैसला करते। सही जनाब, ये हैं डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और कुछ दीगर ऐसे मामलात हैं जिन पर मैंने बात करनी है और अब शायद फॉरेन अफेयर्स के लिए और साथ में जो सियासी मामलात हैं उनके ऊपर अलग-अलग चैनल्स पर जो है वो मैं आपसे मुखातिब हूँ। वक्त भी है, फरागत भी है, ज़्यादा वीडियोस जो है वो भी आपको आजकल मेरे पास भी देखने को मिलेंगी। अदील सरफराज के साथ भी ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो हुआ करेंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।